गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? ओके बेटा, आज का टॉपिक है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास और भी आने वाले वीडियो लेक्चर्स पहुंचते रहे, ठीक है ना। तो देखिए, यस्टरडे की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या है। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था हमने। साइक्लिक कंपाउंड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड देन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये हमने यस्टरडे वाले लेक्चर में क्लियर कर लिया था, ठीक है। और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया था, कोई डाउट्स नहीं था। और अगर कोई भी डाउट है यस्टरडे वाली क्लास से तो आज आप उस डाउट्स को, ठीक है, क्लियर कर सकते हो अपना, ठीक है ना। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोनों को हमने कल के वीडियो लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था और दोनों का डिफरेंस भी समझा था, ठीक है। लेकिन आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, आने वाले वीडियो लेक्चर्स के लिए भी और आगे वाले टॉपिक के लिए भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात है बेटा, हर लेक्चर आने वाले लेक्चर से रिलेटेड है। अगर आपको पिछले वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आएंगे तो आने वाला वीडियो लेक्चर्स भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर से एक एक लेक्चर्स को ध्यान से देखिए और आने वाले वीडियो लेक्चर्स को भी ध्यान से देखिए, तभी आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। पूछने के लिए बिल्कुल भी कोई मना नहीं है, आप ड्यूरिंग लेक्चर पूछ सकते हो, ठीक है। मैसेज कॉल कैसे भी करके आप पूछ सकते हैं, डाउट्स अपने सारे क्लियर रखने हैं आपको, तो ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, एरोमेटिक कंपाउंड। आपको पता ही है मेनली जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं हमें नेचुरल सोर्सेज से। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लिविंग सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। और आपके इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, आप लोगों को भी थोड़ा पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में एटलीस्ट 6 कार्बन की चेन होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड है ना। और दूसरा, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि हगल्स रूल को फॉलो करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्वीट स्मेल आनी चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड में स्मोकी फ्लेम होनी चाहिए बर्न करने पे। ये सारे पॉइंट्स आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स को बताते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे कि कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसका डिफरेंस आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे एरोमेटिक कंपाउंड से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में, आईआईटी में पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए आता है कि व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड, व्हाट इज द नॉन एरोमेटिक एंड द बेंजोनोइड कंपाउंड, ये सब, और आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जरूरी है। पहला पॉइंट कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम को शो करना चाहिए। ये साइक्लिक सिस्टम को हम रिंग सिस्टम भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड आपके कौन से होते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। और एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कल की क्लास में आपको बताया था कि 3 कार्बन से कम की हम साइकिल नहीं बना सकते। 2 कार्बन में आप साइकिल नहीं बना सकते, 3 कार्बन में ही आप साइकिल बना सकते हैं। मान लो सपोज दैट एक जगह 3 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए या 2 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए, उनसे कहा जाए कि आपको एक गोला बनाना है, ठीक है। तो क्या 2 बच्चे मिलके एक गोला बना पाएंगे? ठीक है, 3 बच्चे अच्छे से मिलके एक प्रॉपर गोला बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही एटलीस्ट 3 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी साइकिल को बनाने के लिए। 3 से ज्यादा आप कितने में भी बना सकते हो, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8, 9, 10, कितने भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड में आपके पास रिक्वायर्ड है फर्स्ट पॉइंट कि साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। साइक्लिक सिस्टम आपका 3 कार्बन का है कि 6 का है, लेकिन ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा बुक्स में भी लिखा है कि 6 कार्बन से कम का हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 6 कार्बन से कम का भी आप एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हो। ये चीजें भी हम आपको समझाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि रिंग शुड बी प्लेनर। रिंग आपकी प्लेनर होनी चाहिए। मान लो सपोज दैट आपने बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है, तो वो रिंग आपकी प्लेनर होनी चाहिए। ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अगर आपके ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है तो रिंग आपकी वो प्लेनर नहीं है, तभी वो आपका एरोमेटिक के रूल्स को फुलफिल करेगा, ठीक है ना। और देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बेंजीन रिंग
आपका पहला स्ट्रक्चर है जिसे एक तरीके से आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हो। बच्चों को सबसे पहले बेंजीन रिंग का ही स्ट्रक्चर याद होता है एरोमेटिक के लिए। फिनॉल, एनिलीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन, ये सारे का तो बहुत बाद में याद होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो एरोमेटिक होता है वो बच्चों को बेंजीन का ही याद होता है। और बेंजीन को कैकुले ने डिस्कवर किया था। इसके बाद दीवान साइंटिस्ट, बेयर साइंटिस्ट, बहुत डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे। इसकी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। और केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास का फर्स्ट बुक का 3rd चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एंड 3rd चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में आप टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसकी मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी। समटाइम आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कैसे हो सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, आपकी किसी भी रिंग में कॉन्जुगेशन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम आपका क्या बना देते हैं, बेंजीन रिंग बना देते हैं। बेंजीन रिंग, बेंजीन का स्ट्रक्चर सभी बच्चों को पता होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसको कहेंगे कि आपका देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल और यहाँ सिंगल बॉन्ड। सिग्मा के बाद पाई, पाई के बाद सिग्मा, सिग्मा पाई, इस तरीके से इस सिस्टम को बोलते हैं हम कंप्लीट कॉन्जुगेशन। यानी कि अगर इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन में एक कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, ठीक है ना। डीलोकलाइजेशन क्या होता है बेटा? डीलोकलाइजेशन हम किसका करते हैं? कार्बन का नहीं करते, इस वाले सिग्मा बॉन्ड का नहीं करते, पाई बॉन्ड का करते हैं। और इस रिंग में कितने पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एरोमेटिक रिंग में जितने पाई बॉन्ड होते हैं आप उसका डीलोकलाइजेशन करते हो। और इस टॉपिक का नाम है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस को भी आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसे मैकेनिक्स फंडामेंटल में पढ़ते हो। अगर आपको रेजोनेंस क्लियर नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था आपका फर्स्ट लेक्चर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पे काम करती है, एक तो ग्रुप फंडामेंटल एंड देन मैकेनिक्स फंडामेंटल। अगर आपका ग्रुप और मैकेनिक्स फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आती। बच्चों को हमेशा बेसिक क्लियर नहीं होते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम करती है और वो उनको टफ लगती है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो हमेशा हर चीज आसान हो जाती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस चीज में जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी वो चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक है। आपको जब हम कोई चीज, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तब वो चीज हमें टफ लगती है। कोई भी चीज जब तक टफ है तब तक आप उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर रहे हो, और जैसे ही आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा उसके साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ही आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगी, इजी हो जाएगी और आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फॉलो इज हकल्स रूल, ठीक है। हकल बाबा थे एक, ठीक है, उन्होंने कहा था, हकल बाबा ने, कि अगर आप मेरे हकल्स रूल को नहीं लगाओगे तो एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अरे ये तो मैं खैर मजाक कर रही हूँ, ठीक है। हकल्स ने बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। और हकल्स रूल क्या है एक्चुअल में? 4n+2 पाई। हकल्स रूल हमें बताता है बेटा कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये हमें हकल्स रूल से पता चलता है। हकल की कैलकुलेशन से, इस फॉर्मूले से 4n+2 पाई से हम कैलकुलेट करते हैं कि हकल्स रूल में के अकॉर्डिनेट कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं किसी भी एनी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो बेंजीन है, एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन है, पायरोल है, ठीक है, कुछ भी है। अब n क्या है यहाँ पे? समझने वाली बात ये है, n यहाँ पे इंटीजर है 0, 1, 2, 3 किसी भी रिंग का, कि कितने n आपने लिए हैं, ठीक है ना। तो n इज टू, सपोज दैट हम 0 अगर लेते हैं तो 4n की जगह पे हमने क्या ले लिया? 0+2। तो किसी भी एरोमेटिक रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि 6 कार्बन से कम का कभी भी हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बना सकते, लेकिन
2 पाई इलेक्ट्रॉन का भी एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, ये हकल्स रूल बताता है। ठीक है ना, 2, ठीक है, 2, 2, 6, 10, 14 अगर कहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी स्ट्रक्चर्स में तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है, आंख बंद करके। आपको उस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार बेटा हम रिपीट कर देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट पॉइंट साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट रिंग शुड बी प्लेनर होनी चाहिए बेटा। एंड ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। एंड कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। एंड देन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का। एंड फॉलो इज हकल्स रूल 4n+2 पाई। अगर अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक पॉइंट में कि अगर हमारा हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है और ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन वो कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है और रिंग सिस्टम भी नहीं है एंड देन आपका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो क्या वो एरोमेटिक है? नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ये सारे पॉइंट फॉलो होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट फॉलो नहीं हो रहे हैं तो वो एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मस्ट है कि रिंग साइक्लिक सिस्टम को फॉलो करे, ठीक है, प्लेनर हो, ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, कॉन्जुगेट हो, डीलोकलाइजेशन हो एंड फॉलो इज हकल्स रूल। जब आप इसको एग्जांपल से पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे, जैसे अभी हम आपको समझाएंगे आगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट फॉलो नहीं करता है तो वो आपका एरोमेटिक नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम एक एक चीज इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में, क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक सिस्टम को फॉलो कर रहा है? ऑफ कोर्स फॉलो कर रहा है। बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक रिंग में बना हुआ है, रिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है, यानी कि एक कार्बन दूसरे से कनेक्टेड है और पूरे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड एक रिंग बना रखी है उन्होंने, साइक्लिक रिंग। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर सभी को पता होता है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, रिंग शुड बी प्लेनर। क्या रिंग हमारी प्लेनर है? ऑफ कोर्स प्लेनर है, क्योंकि ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब हम इस वाले पॉइंट को रफ कर देते हैं यहाँ से और आपको अच्छे से समझाते हैं कि ये कैसे आपका ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे देखिए बेटा, ये हो गई आपकी बेंजीन रिंग। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, 6 कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं। 6 के 6 कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसे? देखो बेटा, वैसे जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो पहले आपको मान लीजिए सपोज दैट कार्बन है, कार्बन का आपको हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा 1s2, 2s2 एंड 2p2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर आप इसको ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कर पाओगे। वो बहुत लंबा प्रोसेस है और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था हम किस में पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी मैं एक आपको ट्रिक्स बता देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में आपका क्या होता है, देखिए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कभी भी हम हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड्स के लिए कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस कार्बन के लिए देखना है, एक H यहाँ पे लगा हुआ है, एक H यहाँ, एक H यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ पे। तो देखो ये पाई बॉन्ड है आपके, तीनों बॉन्ड हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन आप देखते हो तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए जब भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो वो आपके सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम डबल होता है तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और इफ इन केस अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका ट्रिपल बॉन्ड के बीच का होता है तो इसमें 2 पाई और 1 सिग्मा होगा। ठीक है, और ये सारा हम कैसे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, ये सब भी हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग में ये सारी चीजें हम ओवरलैपिंग में पढ़ते हैं। एसएस ओवरलैपिंग क्या होती है, पीपी ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है, ये सब चीजें वहां से सीखेंगे आप। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पाई सिग्मा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ट्रिक्स है ये लर्न करने के लिए, कि पाई बॉन्ड को कभी भी काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कितने बॉन्ड बचे,
एक बॉन्ड बचा ये, 2 बॉन्ड बचे ये, 3 बॉन्ड बचे ये। अब 4 बॉन्ड का टेट्रावैलेंटेज कितना होता है 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, लेकिन हमें पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। सपोज पहला एक हमेशा S में जाता है, S सब सेल्स में, ये ट्रिक से ध्यान रखने के लिए। बाकी 2 बॉन्ड जो बचे वो P में जाएंगे। तो S का कितना हो गया 1 और P के कितने हो गए 2। तो देखिए इसी तरीके से 1 2 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो गया 1 2 3, इसका भी sp2 हो गया 1 2 3, इसका भी sp2 हो गया 1 2 3 sp2, इसका भी 1 2 3 sp2। तो देखिए बेटा ऑल कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरोमेटिक कंपाउंड का। तो ये वाला पॉइंट हमारा फुलफिल हो रहा है। अब देखो दूसरी बात, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है इस स्ट्रक्चर्स में। नोट कर लिया। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में कंप्लीट कॉन्जुगेशन हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। आपने ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग बना दी, तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है आपके, ठीक है। अब यहाँ देखिए सिग्मा और फिर आपका डबल, ठीक है, सिग्मा और पाई, फिर सिग्मा पाई एंड सिग्मा पाई। तो आपका कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन का मतलब यह है कि सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो आपका ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट फॉलो कर रहा है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड में। और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, अब देखो पाई बॉन्ड का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन कैसे होना चाहिए रिंग में, इसको रफ कर देते हैं हम, फिर बताते हैं आपको। रफ करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट को हम क्लियर पढ़ेंगे। तो देखिए अब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड का। तो देखो ये पाई बॉन्ड है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे हम, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये पूरा यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां डीलोकलाइज हो जाएगा पाई बॉन्ड पूरा रिंग के अंदर। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। जब आप रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ोगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है। तो आपका ये वाला रूल्स भी फॉलो हो रहा है। अब आते हैं हम फॉलो इज हकल्स रूल। हकल्स रूल को फॉलो करते हैं हम। अगर आप n की जगह पे 0 ले रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और अगर n की जगह पे आप 1 ले रहे हो, ठीक है, तो आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n की जगह पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिंग में अगर आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये बताता है, आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, 4 × 1 + 2 कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे। अगर आप 1 लेते हो, n की जगह पे अगर आप 1 लेते हो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आपके, और ये बताता है कि ये आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसका मतलब बेंजीन रिंग आपकी कैसी है, एरोमेटिक है, ठीक है। इसके और एग्जांपल्स आप देख सकते हो बेटा। एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देती हूँ हमेशा, कहीं पे भी अगर आपके, ठीक है, 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके प्रेजेंट हैं बेटा, तो वो एरोमेटिक है आपका स्ट्रक्चर। 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। अब 10 का एक एग्जांपल, 2 का मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। देखो ऐसे यहाँ पे अगर प्लस लगा हुआ है, या सपोज दैट आपका कोई लॉन पेयर लगा हुआ है, तो वो लॉन पेयर काउंट होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, या तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, या फिर कहीं पे लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी भी रिंग में लॉन पेयर लगा हुआ है तो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी काउंट होते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो भी आपका इस रूल को फॉलो करेगा। अब देखिए अगर 10 लेना है आपको, 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने हैं, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 2 बेंजीन रिंग को अगर आप जोड़ देते हो तो वो बन जाता है आपका नेफ्थलीन। देखिए कितने पाई बॉन्ड है इसमें 5 पाई बॉन्ड्स हैं आपके,
ठीक है ना, 1 2 3 4 एंड 5। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके यहाँ पे, इसमें आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि n इक्वल टू अगर आप 4n प्लस 2 पाई में 2 रखते हैं तो आपके कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे 5, एंड देन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो ये हमें हकल्स रूल बताता है। अगर 14 आपको बनाने हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे जोड़ देंगे हम, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर्स में आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर एरोमेटिक कंपाउंड्स को शो करते हैं। अब हमने कल पढ़ा था हेटेरोसाइकिल्स कंपाउंड। क्या कोई हेटेरोसाइकिल्स भी हो सकता है आपका? ऑफ कोर्स हो सकता है। देखिए इस स्ट्रक्चर्स में एक लोन पेयर है और 2 पाई बॉन्ड लगे हुए हैं। क्या ये आपका एरोमेटिक है? दिस स्ट्रक्चर इज पायरोल। ये पायरोल का स्ट्रक्चर है आपका, ऑफ कोर्स एरोमेटिक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि या तो लोन पेयर या फिर पाई बॉन्ड आपके, ठीक है, पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं या लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं। और जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे ऑल कार्बन, डीलोकलाइजेशन होगा, कल्स रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होता है, ठीक है। तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको नोट करो। नोट कर लिया ये स्ट्रक्चर? ओके, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी इससे पूछा जाता है, जो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। तो ये थी आइडेंटिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर करके चलना है हमें बिल्कुल सारे पॉइंट्स को, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैं आपको बता देती हूँ। कई बार बेंजीन रिंग के अंदर वो सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ लेता है। ये 12th में भी आया है क्वेश्चन और नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। तो आप कैसे काउंट करोगे कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग? तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछा जाता है, बी फार्म के बच्चों के सिलेबस में भी आता है, बहुत सारे स्टूडेंट के उसमें क्वेश्चन आ चुका है। देखिए आपको पाई बॉन्ड तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 कितने पाई बॉन्ड है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड कितने, हम बेसिक्स ही ध्यान नहीं रखते हैं और वही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आपके 3 पाई एंड 12 सिग्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर्स में कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही एंथ्रासीन में पूछा जा सकता है और आपका नेफ्थलीन में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिटेल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा मुझसे पूछना, ठीक है। और मेरे बेल आइकन को दबा के नीचे दिया हुआ है उसे सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर सके। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी मेरी वीडियो लेक्चर पहुंचेंगे और वो देख सकते हैं, ठीक है। यहीं से नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के बाद आप क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का पढ़ोगे कि कार्बन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रूट नेम्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज का वीडियो लेक्चर ध्यान से घर पे जाके प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट हो तो पूछना, चैट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट्स कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कुछ भी कैसे भी पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो कल का लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे बेटा। और आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। इस समय कोविड चल रहा है और कोविड में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं भी अननेसेसरी बिना काम के बाहर नहीं निकलना आपको, ठीक है। जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाना है। जरूरी सेवाएं खुली हुई हैं, अगर जरूरी काम है तभी आप बाहर जाइए, अदरवाइज बाहर नहीं जाना। अपना आराम से घर में बैठिए, पढ़ाई करिए और कोई भी डाउट्स है आपको तो मुझसे पूछिए। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।